The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान साहब ने कहा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, फिर हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। राजा ने कहा, यदि ऐसा होगा तो तुम्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। दीवान साहब इस बात से आश्वस्त होकर घर चले गए कि यदि महाराजा को शीघ्र ही व्याघ्र नहीं मिला तो परिणाम संकट लाने वाला हो सकता है। उसकी सांस में सांस तब आई जब उसने उस व्याघ्र को देखा जिसे मद्रास में स्थित पीपल्स पार्क से लाकर उसके घर में छिपाकर रखा गया था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. आधी रात के समय जब शहर शांति से सोया हुआ था, दीवान साहब और उनकी वृद्ध पत्नी व्याघ्र को घसीट कर कार तक लाए और उसे सीट पर धकेल दिया। दीवान साहब स्वयं कार चलाकर उसे जंगल तक लेकर गए जहां महाराजा शिकार पर आए हुए थे। जब वे जंगल पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे कि व्याघ्र ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया और कार से बाहर आने से ही मना कर दिया। उस जंगली जानवर को कार से बाहर नीचे ज़मीन पर धकेलने के अपने प्रयासों में दीवान साहब पूरी तरह से थक चुके थे। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful calm at the beast and the tiger fell in a crumpled heap. अगले दिन वही वृद्ध व्याघ्र घूमता फिरता महाराजा के सामने पड़ गया और मानो विनम्र प्रार्थना से भाव से खड़ा हो गया और कहने लगा, मालिक, आपका मेरे लिए क्या आदेश है? महाराजा ने असीम आनंद के साथ उस जंगली जानवर पर सावधानी पूर्वक निशाना साधा और व्याघ्र एक कुचले हुए ढेर के रूप में वहां पे गिर पड़ा। I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. महाराजा अत्यधिक खुशी व उत्तेजना के अधीन होकर बोले, मैंने 100वें व्याघ्र को मार दिया है, मेरी शपथ पूरी हो गई है। उस व्याघ्र को एक भव्य जुलूस के साथ राजधानी में लाए जाने का आदेश देकर महाराजा शीघ्रता से अपनी कार में बैठकर चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. The hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. महाराजा के चले जाने के बाद शिकारी उस व्याघ्र को और पास से देखने के लिए गए। व्याघ्र ने भी भौचक्केपन से अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए उन्हें देखा। उन लोगों को इस बात का महसूस हो चुका था कि व्याघ्र मरा नहीं था, गोली का निशाना चूक गया था।
व्याघ्र गोली के अपने पास से होकर इतनी तेजी से गुजर जाने के कारण बेहोश हो गया था। शिकारी हैरान थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को निश्चित रूप से यह पता नहीं लगना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया है। यदि महाराजा को ये पता लगता तो उन लोगों की नौकरी जा सकती थी। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और व्याघ्र पर गोली चला दी। इस बार उसने बिना निशाना चूके व्याघ्र को मार गिराया।